नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 47 दिनों से जंग जारी है। महाजंग के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। बाइडेन युद्ध से पहले दिन से जेलेंस्की का साथ देते आए हैं, जिसका सीधा नुकसान रूस को हुआ और अब पुतिन अपने इस नुकसान की भरपाई बाइडेन से करने वाले हैं। यूक्रेन से रूस की अदावत, बाइडेन करेंगे भरपाई। बाइडेन के खजाने पर पुतिन के स्ट्राइक। पुतिन ने जंग यूक्रेन के खिलाफ छेड़ी थी, लेकिन इस जंग में बाइडेन ने जो अपना रोल निभाया, अब उसकी भरपाई का वक्त आ गया है, क्योंकि अब इस महाजंग के बीच पुतिन अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर बाइडेन से हिसाब पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं। यकीन मानिए, अगर पुतिन इसमें कामयाब हो गए तो दुनिया में अमेरिका की बादशाहत एक झटके में खत्म हो जाएगी। अब तक बाइडेन पुतिन पर आर्थिक प्रतिबंध लगा चुके हैं, पुतिन की बेटियों को बैन कर चुके हैं, रूस के बैंकों पर बैन लगा चुके हैं, अमेरिका में पुतिन की संपत्तियों को फ्रीज करने के आदेश दे चुके हैं, रूस के बड़े उद्योगपतियों को भी बैन कर चुके हैं। और अब पुतिन इन सब का बदला लेने के लिए बाइडेन के खजाने पर ही स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहे हैं। इस खजाने का नाम है अमेरिकी डॉलर, जो अब पुतिन के सीधे निशाने पर आ गया है। दरअसल पूरी दुनिया के कारोबार का एक बड़ा हिस्सा डॉलर के जरिए ही होता है। दशकों से तेल और क्रूड ऑयल की खरीद अमेरिकी डॉलर में ही होती आई है, जिसका सीधा सीधा फायदा अमेरिका को मिलता रहा है। लेकिन रूस पर लगे प्रतिबंधों के बाद दुनिया में बहुत कुछ बदलता दिख रहा है। एक तरफ रूस ने बिना डॉलर के व्यापार करने की रणनीति बनाई, तो दूसरी तरफ दुनिया के कई बड़े देश रूस के बताए रास्ते पर चलने भी लग गए हैं। दावा है कि भारत और रूस के बीच कच्चे तेल की डील में अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल नहीं होगा। ये भी पता चला है कि चीन और रूस के बीच कोयले की डील चीन की करेंसी युआन में होगी। चीन और रूस के बीच कच्चे तेल की डील भी युआन में ही होने की खबर है। इसके अलावा रूस जिन देशों में कच्चा तेल और नेचुरल गैस एक्सपोर्ट कर रहा है, उनसे रूबल में पैसे देने को कहा गया। पुतिन के इस फैसलों की वजह से रूबल पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है, जो अमेरिका की चिंता बढ़ा रहा है। लेकिन अमेरिका के लिए झटका इतना भर नहीं है, क्योंकि दुनिया के कई देशों को रूस के कारोबार का ये नया तरीका पसंद आ रहा है, खासकर चीन को, जो पहले से ही अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में फंसा है। और अब वो इस मौके का फायदा उठाने से बिल्कुल चूकना नहीं चाहता। चीन सबसे ज्यादा कच्चा तेल सऊदी अरब से खरीदता आया है। खबर यह है कि चीन ने सऊदी अरब के साथ सौदेबाजी करनी शुरू कर दी है। चीन चाहता है कि कच्चे तेल का भुगतान वो चीन की करेंसी युआन में करे, जबकि अब तक ये पेमेंट डॉलर में होती रही है। माना जा रहा है कि रूस के साथ चीन की हो रही डील के कारण सऊदी अरब भी दबाव में है। यही वजह है कि वो चीन की मांग के आगे झुक सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका का दुश्मन देश ईरान है। ईरान की अर्थव्यवस्था भी कच्चा तेल बेचकर ही चलती है। माना जा रहा है कि अमेरिका को झटका देने के लिए ईरान भी डॉलर का साथ छोड़ सकता है। चर्चा है कि बहुत जल्द ईरान अपने ग्राहकों से रियाल में पेमेंट करने को कहेगा। कारोबार का यह नया तरीका अगर चलन में आया तो अमेरिकी डॉलर की चमक फीकी पड़ जाएगी। पुतिन ऐसे ही पुतिन नहीं कहे जाते हैं। पुतिन ने यूक्रेन में जंग शुरू करने से पहले ही इसके नतीजों का आकलन कर लिया था। हम आपको विस्तार से बताते हैं। इसके लिए उन्होंने रूस में अमेरिकी डॉलर का स्टॉक काफी पहले से ही कम करना शुरू कर दिया था। इस साल 1 जनवरी तक रूस में अमेरिकी डॉलर का भंडार 21.2% से गिरकर
10.9% हो चुका था। डॉलर को कम करके रूस ने चीनी मुद्रा युआन का भंडार बढ़ाना शुरू कर दिया था। इस साल के शुरू तक रूस का युआन भंडार 12.8% से बढ़कर 17.1% पहुंच गया। यही नहीं, डॉलर की काट के तौर पर रूस ने यूरो को भी स्टॉक करना शुरू कर दिया था। इस साल रूस के पास यूरो भंडार 29.2% से बढ़कर 33.9% तक पहुंच गया था। और ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं जो कि तबाही की तस्वीरें हैं। वो खार्किव की तस्वीरें जहां एक जोरदार धमाका आज हुआ और जोरदार धमाके की चपेट में कितने लोग आ गए, ये सीसीटीवी फुटेज है। खार्किव में तबाही का मंजर आपको एक बार और देखने को मिल रहा है। रूसी टैंक तबाह हुआ है, रूसी विमान पर निशाना साधा यूक्रेनी सेना ने, और मारियोपोल में जहां भी देखिए तबाही की निशानियां देखने को मिल रही है। ये 5 तस्वीरें युद्ध की हर एक कहानी बयां करती है। तो ये 5 तस्वीरें और 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि युद्ध भले ही 47 दिन हो चुके हैं युद्ध को, लेकिन कहीं से भी राहत की कोई तस्वीर नहीं, कहीं से भी सीज फायर की कोई तस्वीर नहीं। जहां से रूसी सेना पीछे हटती है वहां से और भी भयावह तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। तो युद्ध से जुड़ी हुई हम बड़ी खबर आपको अपडेट कर रहे हैं, लेकिन सीधे हम अपने सहयोगी रवि का रुख करते हैं। रवि के पास इस वक्त बड़ी खबर है। तो आपको बता दें रीमा कि जिस तरह से इस युद्ध के बाद पूरी दुनिया में डॉलर का दाम नीचे गिरा है, उसको लेकर अब किस तरह की तैयारी रूस में चल रही है वो अपने दर्शकों को बता दें। रूस पूरी तैयारी के साथ डॉलर का विकल्प तलाश कर रहा है और इसके लिए वो चीन के युआन और यूरो को अपना हथियार बना रहा है। लेकिन ये केवल एक शुरुआत है, ये वो संकेत है जो एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। अमेरिका को भी ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है, इसलिए अमेरिका की बाइडेन सरकार के कई अधिकारी अलग अलग देशों में पहुंचकर उन्हें अपनी तरफ करने में अब जुट गए हैं। अगर दुनिया का कारोबार डॉलर में होना बंद हुआ तो अमेरिका के लिए इतना बड़ा झटका होगा जिसकी भरपाई भी शायद कभी ना हो पाए। अभी तक तो केवल ऑयल और गैस से जुड़े सौदों की चर्चा है, लेकिन इस लाइन में दुनिया के बाकी कारोबार भी जुड़ सकते हैं, यह कहा जा रहा है। जिसकी शुरुआत चीन कर सकता है। चीन टेलीकॉम और मशीनरी से जुड़े बहुत सारे उपकरण पूरी दुनिया के कई देशों में पहुंचाता है। माना जा रहा है कि चीन अपने ग्राहकों से पेमेंट अब युआन में करने को कह सकता है, तो बड़ा झटका होगा अमेरिका के लिए। बड़ी बात यह है कि दुनिया के सारे देशों को अब यह समझ में आने लग गया है कि अंतरराष्ट्रीय कारोबार डॉलर में होने से ज्यादा फायदा अमेरिका का ही है। तो क्या अब पूरी दुनिया में करेंसी का जो सिस्टम डॉलर के ऊपर निर्भर है, क्या वो अब बदलने वाला है? यह देखने वाली बात होगी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है। जहां यूक्रेन के रहायशी इलाकों एयरबेस पर लगातार हमला कर रहा है, वहीं यूक्रेन की सेना भी रूस पर पलटवार कर रही है, जिसमें कई रूसी विमान नष्ट किए जा चुके हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रूसी विमानों को रॉकेट लॉन्चर से टारगेट करने का वीडियो जारी किया है, जिसमें एक यूक्रेनी सैनिक रूसी विमान को तबाह करने के लिए रॉकेट लॉन्चर से निशाना लगा रहा है और रूसी विमान को देखते ही सैनिक ने मिसाइल लॉन्च कर दी। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको युद्ध से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए कैसे रॉकेट से वार किया जा रहा है। रूसी सैनिक हो या फिर यूक्रेनी सैनिक, बीते 47 दिनों में जो तबाही मचाई है उसे भुलाए नहीं भूला जा सकता है और उम्मीद भी अब ना के बराबर है कि हालिया दिनों में यह युद्ध खत्म होने के आसार है। हालांकि ज़ेलेंस्की की रुख में थोड़ी सी नरमी पहले की तुलना में आ चुकी है। वो कह रहे हैं कि जहां पे बातचीत रुकी हुई है, बातचीत का सिलसिला वहीं से बढ़ाया जाए, क्योंकि उन्होंने नाटो को देख लिया, उन्होंने पश्चिमी देशों को देख लिया, कोई भी खुलकर उस तरीके से मदद को आगे नहीं आया जिससे कि रूस की सेना पीछे हट सके। यूक्रेन की सेना लगातार वहां पे डटी हुई है। हालांकि बाहर से हथियार जरूर मिले, कुछ देशों ने हथियार जरूर मदद की है, आर्थिक तौर पे मदद कुछ देशों ने, जो यहाँ से लोग शरणार्थी बन के जा रहे हैं उन्हें पनाह भी दिया, लेकिन कोई युद्ध के मैदान में आके नहीं डटा, कोई युद्ध के मैदान में उस तरीके से मदद को आगे नहीं आया, जिसकी वजह से आज की तारीख में भी युद्ध ये जारी है। तो युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर हमारे सहयोगी रवि के पास है, सीधे हम रवि का रुख करते हैं।
अब आपको बताते हैं कि रूस हर कीमत पर यूक्रेन के शहर मारियापुल पर कब्जा क्यों करना चाहता है। क्यों रूस मारियापुल पर संपूर्ण कब्जा चाहता है? क्योंकि मारियापुल यूक्रेन का बंदरगाह शहर है। न केवल रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, बल्कि व्यापार के नजरिए से भी खास है। यहां से पूरे देश के व्यापार पर कंट्रोल किया जा सकता है। साथ के साथ इस शहर से यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर भी नजर रहेगी। डोनेस्क और लुहांस्क पर नियंत्रण आसान हो सकेगा। यूक्रेन पर हमला किए रूस को 47 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी रूस को नाकामी हाथ लगी है। इसकी सबसे बड़ी वजह खुद पुतिन के वो विभीषण हैं जिन्होंने पुतिन को यूक्रेन को लेकर गलत जानकारी दी। इतना ही नहीं, इस भेदिये ने यूक्रेन हमले के प्लान को भी पश्चिमी देशों के जरिए लीक किया। कौन है पुतिन का वो विभीषण? रिपोर्ट देखिए आप। क्या यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन के अपने ही अधिकारी ने धोखा दिया? क्या रूसी सेना के कुछ बड़े अधिकारी यूक्रेन की मदद कर रहे थे? क्या विभीषणों की वजह से पुतिन का यूक्रेन जीतने का प्लान डगमगा गया? क्या पुतिन के अपनों ने ही रूस के साथ दगा किया? यूक्रेन के खिलाफ मैदानी जंग में रूस की सेना डटी हुई है। यूक्रेन को धधका रही है, बम बारूद बरसा रही है, लेकिन अभी तक पुतिन की सेना को यूक्रेन में वो सफलता नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए थी। उल्टे रूस के हजारों सैनिक मारे गए, उनके टैंक, फाइटर प्लेन बर्बाद हुए। आखिर इस असफलता के पीछे कौन है? कौन है पुतिन का विभीषण जो जंग उनके लिए लड़ रहा था, लेकिन मदद यूक्रेन की कर रहा था? रूसी खुफिया विभाग एफएसबी के बड़े अधिकारी, नाम है सर्गेई बेसेदा। ये वही अफसर हैं जिसकी वजह से पुतिन की सेना यूक्रेन के खिलाफ जंग में पस्त नजर आई। खुफिया विभाग के अधिकारी सर्गेई बेसेदा पर यूक्रेन हमले की योजना को पश्चिमी देशों को लीक करने का आरोप। इसी वजह से पुतिन को शक है कि उनके कई अधिकारी विभीषण की तरह काम कर रहे हैं, यानी वो देश के गद्दार हैं जो यूक्रेन पर जीत के पुतिन के प्लान को लीक कर दे रहे हैं। ऐसे ही एक अधिकारी सर्गेई हैं जिनके ऊपर पुतिन को शक है कि उन्होंने यूक्रेन जीतने के प्लान को पश्चिमी देशों के साथ लीक कर दिया। सबसे बड़ी फौज, सबसे बड़ा बमों का जखीरा, परमाणु बमों का सरताज, बमों का बाप और उसके साथ ऐसे हथियार जिनके आगे किसी भी देश की सेना न टिक पाए। लेकिन इसके बावजूद रूस अब तक यूक्रेन को जीतने में कामयाब नहीं हो सका। पुतिन की नजर में सर्गेई बेसेदा ही वो विभीषण थे जिसकी वजह से महाशक्तिशाली रूस यूक्रेन में मात खाता नजर आया। जिस यूक्रेन को पुतिन ने चंद दिनों में जीतने के लिए युद्ध किया था, वो यूक्रेन उनकी बाहुबली सेना के सामने डटा रहा। दरअसल जांच में एफएसबी के खुफिया विभाग के अधिकारी सर्गेई बेसेदा की संदिग्ध भूमिका सामने आई। जंग से पहले बेसेदा यूक्रेन की जनता की नब्ज टटोलने और बदलते हालात पर नजर रखने के लिए कई दिनों तक वहां रहे थे और लौटने के बाद उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि यूक्रेन की जनता रूस के साथ है और अगर रूसी सेना हमला करती है तो यूक्रेन के लोग उनका स्वागत करेंगे। बेसेदा ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया था कि जंग शुरू होते ही थोड़े दिनों के अंदर यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का कब्जा हो जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। असलियत ये है कि अभी तक ज़ेलेंस्की ने पुतिन के आगे हार नहीं मानी है। और तो और इस जंग में हजारों रूसी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। रूसी सेना के कई बड़े जनरल मारे जा चुके हैं। कई मोर्चों पर तो यूक्रेन के सेना ने रूसी सैनिकों को पीछे तक धकेल दिया है। कीव पर कब्जा नहीं होने के बाद रूस को अपनी रणनीति तक बदलनी पड़ी। मतलब ये कि सर्गेई बेसेदा ने युद्ध से पहले जो खुफिया सूचना रूस को दी थी वो गलत साबित हुई। इसी वजह से शक और गहरा हो गया कि इस विभीषण की वजह से रूस का यूक्रेन को जीतने का प्लान पश्चिमी देशों में लीक हो चुका है। इन सब नाकामियों के बाद पुतिन एक्शन में आए।
गद्दारों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। प्लान लीक करने के आरोपी खुफिया विभाग के टॉप अफसर को सजा दी। शक होने पर पहले सरगेई बेसेदा को नजरबंद किया गया और अब उन्हें मॉस्को की एक बेहद सख्त सुरक्षा वाली लिफोर्टोवा जेल में बंद कर दिया गया। मतलब ये कि पुतिन ने जंग में यूक्रेन का साथ देने वाले रूस के विभीषणों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। यूक्रेन के चेर्निव में रूसी हमले के बाद सड़कों पर जगह जगह गड्ढे दिखाई दिए, जबकि भारी बमबारी की वजह से कई इमारतें मलबे में तब्दील नजर आई। दावा यह किया गया कि 3 मार्च को रूस ने चेर्निव में ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं, जिसकी वजह से 48 लोगों की मौत हो गई थी। चेर्निव से न्यूज़ 18 संवाददाता अरुण सिंह की एक खास रिपोर्ट आपने। 3 मार्च को दोपहर 12 बजे भरी दोपहर में जब लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, उस वक्त रूस ने लड़ाकू विमानों से कई बम बरसाए, जिसकी वजह से यहाँ 48 लोगों की जान चली गई। ये चेर्निहिव के सिटी सेंटर के पास का इलाका है। ये एकदम बीचों बीच शहर के अंदर का इलाका है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये 10 मंजिला तकरीबन बिल्डिंग है ये, और ये इस पर इतने बम और इतनी मिसाइलें गिरी कि इसमें रहने वाले 48 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और इसके साथ ही साथ ये बम भी गिरे हैं नीचे। हमारे सामने एक गड्ढा है, वहाँ भी बम गिरा है। और वो देखिए सामने वाली बिल्डिंग में भी भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि लड़ाकू विमानों ने अचानक बिना किसी वार्निंग के, और ये जब तक समझ पाते यूक्रेन के लोग, जब तक सायरन बज पाता तब तक उनके लड़ाकू विमान अंदर आ चुके थे, क्योंकि बेलारूस की सीमा यहाँ से बेहद नजदीक है। और पलक झपकते ही वहां से उनके फाइटर जेट्स रूस के उड़े बेलारूस से। और जब तक कि सायरन बजता, जब तक कि चेतावनी दी जाती यहाँ के रेजिडेंट्स को, जब तक कि वो अपने घर खाली करते, तब तक यहाँ पर मिसाइल और बम गिर चुके थे लड़ाकू विमानों से रूस के, जिसकी वजह से 48 लोगों की जान गई। ये सामने एक डिस्पेंसरी है। इसके पहले दूसरी जो बिल्डिंग है उसको भी देखिए, उसके भी शीशे चटक गए हैं, खिड़कियां टूट गई हैं, वहां भी सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए। लेकिन ये डिस्पेंसरी, यहाँ पर लोगों का इलाज होता था। और इसके सामने हार्ट का वार्ड है, यानी वहाँ दिल के मरीजों का इलाज होता था। और ये डिस्पेंसरी भी पूरी तरह से तबाह है। इसके अंदर इक्विपमेंट्स अभी भी पड़े हुए हैं, साफ दिखाई दे रहे हैं। और सामने जो दिल की बीमारी का इलाज होता था, वहाँ भी देखेंगे अगर आप, तो वो भी बिल्डिंग पूरी तरह से ऊपर से वहाँ भी बम गिरे हुए हैं। तो ये जो चेर्निहिव शहर के बीचों बीच इलाका है, यहाँ पर 3 मार्च की दोपहर 12 बजे रूस के जो जेट हैं, जो फाइटर जेट्स पेलोड्स के साथ, हथियारों के साथ, मिसाइल के साथ, बम के साथ, उन्होंने यहाँ अचानक हमला किया था। और ये जो नीचे ये इस पूरी बिल्डिंग में आग भी लग गई थी। तो ये नीचे जो मलबा दिख रहा है वो जल के ऊपर से गिरा है। और ऊपर भी अगर आप देखिए तो कई जगहों पर आग लगी हुई आपको दिखाई देगी, जो हमले के तुरंत बाद लगी थी। देखिए अंदर एक पेट भी कई हैं ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो घूम रहे हैं वहाँ, जिनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं, क्योंकि उसके बाद पूरे शहर के लोग यहाँ से निकल गए थे और शहर पूरा खाली हो गया था। तो ये चेर्निहिव शहर के बीचों बीच का हाल है, जहाँ नागरिक रहते थे, बिल्डिंग है, वहाँ पर रूस ने हमला किया। और उस हमले के नतीजा ये हुआ कि 48 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जो यूक्रेन के नागरिक थे। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, चेर्निहिव। और अब हम बात करेंगे कोरोना की। कोरोना वायरस के खौफ में एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर आ चुका है। इस बार कोरोना ने स्कूलों में दस्तक दी है। एनसीआर के स्कूलों में कोरोना का खौफ पसर चुका है। एनसीआर के 3 स्कूलों में कोरोना वायरस ने 18 बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया है। नोएडा के 1 और गाजियाबाद के 2 स्कूल में कोरोना वायरस का अटैक हुआ है। बच्चों के साथ साथ कुछ टीचर्स भी संक्रमित हो चुके हैं। सभी 3 स्कूलों को बंद कर दिया गया है और इनमें ज्यादातर केस नोएडा में मिले हैं। नोएडा के एक नामी स्कूल के 13 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। इस स्कूल के 3 टीचर्स की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ चुकी है, जबकि गाजियाबाद की बात करें तो 2 स्कूलों के 5 बच्चे भी कोरोना की चपेट में हैं। सभी स्कूलों को सैनिटाइज करने के बाद बंद कर दिया गया है। नोएडा के स्कूल 18 अप्रैल को और गाजियाबाद के स्कूल 19 अप्रैल को खुलेंगे। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। स्कूल में कोरोना वायरस का दखल और स्कूल अब बंद हो चुका है पूरी तरीके से। 18 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बाद 3 टीचर्स भी, और उसके बाद एहतियातन कदम उठाते हुए फिर से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो बहुत दिनों के बाद स्कूल खुले और उसके बाद बच्चों ने जाना शुरू किया। अभिभावक भी बहुत खुश थे कि अब बच्चे बिना रुकावट के पढ़ाई स्कूलों के जरिए कर सकेंगे। लेकिन नहीं, अब एक बार फिर से उन्हें ऑनलाइन का ही सहारा लेना होगा, क्योंकि
एक नहीं 3 स्कूलों की ये स्थिति है जहां पे टीचर सहित स्कूली बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और उसके बाद एहतियातन कदम उठाते हुए एनसीआर के इन 3 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। उन तीनों स्कूलों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये चुनौती और ये परेशानी बहुत बड़ी हुई है और हालांकि नियमों में थोड़ी सी नरमी बरती गई थी। अभी कुछ ही दिन पहले ऐसा लग रहा था कि शायद आने वाले दिनों में हम मास्क से भी आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन अब दूर दूर तक इसकी संभावना इस लिहाज से नहीं, क्योंकि अभी भी कोरोना हम सबके इर्द गिर्द ही है। अगर हमने जरा भी लापरवाही बरती तो यही हाल होगा जिस तरीके से इन स्कूलों का हुआ है। हालांकि वहां पे प्रॉपर गाइडलाइंस था, इसके बावजूद बच्चे संक्रमित हो गए, टीचर्स संक्रमित हो गए और अब स्कूल पहले की तरह ये 3 स्कूल बंद हो चुके हैं। लेकिन क्या इसका असर उन सभी स्कूलों पे पड़ेगा जो अभी सुचारू रूप से चल रहे हैं? ये सवाल अहम है। ये सब कुछ तय करना है टीमों को जो कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। और बड़ी खबर है इस वक्त कोरोना से जुड़ी हुई हमारे सहयोगी रवि के पास से। रवि, ओवर टू यू। तो अपने दर्शकों को बता दें कि एनसीआर के स्कूलों में कोरोना वायरस की दस्तक से दहशत का माहौल है। नोएडा के एक स्कूल में 13 बच्चों और 3 टीचर वो पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि गाजियाबाद के स्कूल में 5 बच्चे संक्रमित हुए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एक बार फिर कोरोना ने दिल्ली एनसीआर में दस्तक देना शुरू कर दिया है। तो हम आपको लगातार एक एक आंकड़ा बता रहे हैं कि किस तरह से नोएडा में 13 बच्चे एक स्कूल में संक्रमित पाए गए। गाजियाबाद की बात करें तो यहां पर 5 बच्चे जो हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। और टीचरों की बात करें, यानी जो टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, नोएडा की बात करें तो यहां पर 3 अध्यापक नोएडा संक्रमित पाए गए जिनकी टेस्ट रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो यहां पर यह आंकड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। यहां पर 5 टीचर जो हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। तो ऐसा लग रहा था कि शायद हमने कोरोना के खिलाफ ये जंग जीत ली है, लेकिन एक बार फिर कोरोना दस्तक दे रहा है। और इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? स्कूल से हो रही है, जो अभी अभी करीब 2 साल बाद सुचारू रूप से खुलना शुरू हुए हैं। नोएडा के स्कूल में कोरोना की एंट्री के बाद से दहशत का माहौल है। स्कूल की कक्षा 6, 9 और 12 के 13 छात्र पॉजिटिव हो चुके हैं। फिलहाल स्कूल की सभी ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दी गई है। स्कूल की तरफ से ऑनलाइन मोड में क्लास चलाने का सर्कुलर एक बार फिर जारी हो चुका है। 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं भी ऑनलाइन ही होंगी। 18 अप्रैल को जब स्कूल खुलेगा तब जिन कक्षाओं के छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं उन कक्षाओं के छात्रों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले ही हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी कि अभिभावक कितने खुश हैं स्कूल खुल जाने से, लेकिन अब फिर से लगता है कि धीरे धीरे सभी स्कूल बंद हो जाएंगे। नोएडा के स्कूलों में कोरोना की एंट्री के बाद खौफ का माहौल बन चुका है, अफरा तफरी मची हुई है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद मंसूरी की ये रिपोर्ट आप देखिए। नोएडा के एक स्कूल में 13 छात्रों और 3 टीचर्स कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं नोएडा सेक्टर 40 के खेतान स्कूल के बाहर, जहां स्कूल को एहतियातन बंद कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देखेंगे ये स्कूल पूरी तरह से गेट बंद है और गेट के बाहर आप देखेंगे गार्ड तैनात किए गए हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक क्लास 9 और क्लास 12 के 13 छात्र जबकि 3 टीचर्स कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। एहतियात पहले से बरती जा रही थी और यही वजह है कि अब कोरोना मामले सामने आने के बाद स्कूल को 18 तारीख तक बंद कर दिया गया है। लेकिन स्कूल के बाहर किस तरह के पहले से अरेंजमेंट्स किए गए थे कोरोना को नियंत्रण में करने के लिए, आप देखेंगे जो स्कूल के बाहर हैं वो घेरे यहाँ बनाए गए हैं और साथ ही स्कूल के बाहर बाकायदा क्या करना है क्या नहीं करना है उसके लिए एक पहले से यहाँ नोटिस लगाया गया है। बावजूद इसके 13 मामले सामने आना पेरेंट्स की चिंताएं बढ़ा दी हैं। तो ये तस्वीर यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं एंटीजन रैपिड टेस्ट किट यहाँ पर आई हैं। आप कहाँ से आए हैं? सर सीएम ऑफिस से। सीएम ऑफिस से। क्या लेकर आए हैं इसमें? सर एंटीजन है, रैपिड एंटीजन टेस्ट है, रैट है ये, और ये वीटीएम, हाँ आरटीपीसीआर है, वीटीएम किट है। किसका टेस्ट करने के लिए बोला गया है? ये एक्चुअली जो स्टूडेंट्स हैं और जो भी स्टाफ वगैरह हैं जो सिम्टोमेटिक है तो उनकी टेस्टिंग होनी है। उनकी टेस्टिंग होनी है। हाँ। कितने लोगों की टेस्टिंग होनी है? यहाँ पर अभी कुछ रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जिनके भी सिम्टोमेटिक्स है उनके हमें निर्देश मिले कि उनकी टेस्ट होने। अभी